आपका जो 2 पीस लिखा जाता है उसमें अनुच्छेद वाइज पूछा जाता है। फिर एक बार बता दिया जाए कि इस अनुच्छेद के उल्लंघन के आधार पर आपका 497 IPC असंवैधानिक या अवैध यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल घोषित की गई। तो उसमें आपका अनुच्छेद 14 है, 15 है और 21 है। लिखवाया 19 नहीं गया था, इसीलिए और सही है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा मॉडल भी बनता है, नेट में भी आता है। आर्टिकल याद रखिएगा कि इस आर्टिकल के उल्लंघन के आधार पर 14, 15 और 21। एक और क्वेश्चन आपका नवतेज सिंह जौहर वाले में तीनों को याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हमने धारा 377 IPC में लिखवाया था, उसमें आर्टिकल लिख लीजिए 14 और 21 के उल्लंघन के आधार पर 2 आर्टिकल उसमें है। नवतेज सिंह जौहर वाले केस में 2 आर्टिकल है 14 और 21। यानी कि अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन के आधार पर इस धारा को यानी कि 377 को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ के बाद में 2018 में असंवैधानिक या अवैध घोषित किया गया। और मिट्टू सिंह में मैं लिखवाया ही था, और मिट्टू सिंह का आपका 2 अनुच्छेद ये पूछा जा चुका है। और वह कौन कौन से अनुच्छेद है, तो आर्टिकल आपका 14 और 21। ये तीनों देखिए नेट में भी आता है, जे और एपीओ में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। आइए आपका 499 चल रहा था भाई, सेक्शन यानी कि डिफमेशन या मानहानि। हेडिंग डाल लीजिए तो अध्याय 21 मानहानि से भी आपका एक क्वेश्चन पढ़ने का चांस रहता है। और जब भी मानहानि को पढ़िए, पहले तो आपका कोरिलेशन करना है कि आखिर मानहानि को कहाँ कहाँ से हम उठाएंगे। तो आपका बैठे पीछे बैठिए। हाँ, जब मानहानि को आप कहाँ कहाँ से उठाएंगे ये पहले जानने का प्रयास करिए, तब डिटेल में बताया जाएगा। और बिहार में कैसा क्वेश्चन जे में बना है टाट में, और IPC में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये सारे क्वेश्चनों का मॉडल भी मैं लिखवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपका अनुच्छेद 19(1)A देखना है। फिर एक बार याद रखिए, अनुच्छेद 19(1)A से शुरू करिएगा। फिर आपका अनुच्छेद 19 के क्लास 2 को पढ़िएगा, यानी कि डिफर्मेशन के लिए। फिर आपका IPC में पढ़ना है, और IPC में जो पढ़ना है 499 से लेकर 502 तक, और इसी के साथ आपका 76 से लेकर 106 तक की भी धाराएं ऐड हम करेंगे नए कंसेप्ट के आधार पर। मानहानि को जब भी पढ़िए, आपको कह सकते हैं कि CRPC में भी पढ़ना पड़ेगा, और CRPC के लिए 2 धाराएं जरूर याद रखिए। पहली धारा 199 और दूसरी धारा आपका 367 367 368। हाँ, 2 धाराएं 199 और 368 अभी हम बताएंगे। और इसके बाद से आपका कह सकते हैं कि अपकृत विध में भी मानहानि को पढ़ना है। और एक धारा IPC की और पढ़नी है आपका 44। देखिए चार्ट आप बना लीजिए, सही रहता है, क्योंकि कंसेप्ट के लिए यह जरूरी है कि एक चार्ट बनाकर और डिफर्मेशन के बारे में भले थोड़ा शॉर्टकट में चले, लेकिन हर एक चीज डिफर्मेशन के बारे में दिमाग में बैठनी चाहिए आपका।
सबसे पहले हम संविधान से उठाते हैं अनुच्छेद 19(1)A में भारत के प्रत्येक नागरिक को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी गई है, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है, अर्थात अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। इस स्वतंत्रता में साकर पेपर मिल्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि स्वतंत्रता में प्रेस की भी स्वतंत्रता समाहित है, भले ही अलग से लिखी न गई। तो आईएएस में पूछा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से गवर्न होती है, यानी कि प्रेस को कहाँ बोलने की आज़ादी है। ये कुत्ते जैसे मीडिया वाले भौंक रहे हैं कि कोई कहता है कि हाय मोदी, तो कोई कहता है मोदी मोदी। तो ये जो मीडिया वाले आपस में बटे हुए हैं और सबका आपका कह सकते हैं कि बकिया उघड़ते हैं, तो आपने कभी सोचा कि इनको आज़ादी कहाँ से मिली है। तो ये आज़ादी जैसे ही रिपब्लिक टीवी पर मुकदमा होता है अर्नब गोस्वामी पर तुरंत ये कहता है कि हमें तो संविधान अधिकार देता है बोलने का, और ये उद्धव में क्या ताकत है रोक दे ये, क्योंकि हमारा मूल अधिकार है। और कौन सा अनुच्छेद बोलने की आज़ादी देता है, अनुच्छेद 19(1)A। लेकिन आपका ये भी नियम है, आप बोलिए कुछ लिखिए, लेकिन अनुच्छेद 19 के क्लाज 2 में 8 प्रतिबंध दिए गए हैं, यानी कि 8 आधारों पर आपकी बोलने की आज़ादी को छीना जा सकता है, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। कितने आधारों पर? 8। और उसमें मानहानि भी है, अर्थात ऐसा बोल न बोलिए जिससे कि दूसरे व्यक्तियों की मानहानि हो। अब ये समस्या है कि मानहानि क्या है, यानी कि आपका पहला व्यू हमने कहाँ से बताया, संविधान से उठाना है। इसके बाद अब दूसरा व्यू आईपीसी में देखना है, सामान्य बातें, तब डायरेक्ट शुरू किया जाएगा। आईपीसी में जब भी आपका पढ़िए सबसे पहले 44 पढ़िए। आईपीसी की धारा 44 में क्षति को परिभाषित, उसको जोड़ दीजिए थोड़ा, तो बाहर वाला लगती है। ये ऊपर थोड़ा तार जोड़ दीजिए तो दबा दीजिए। हेलो, जा रहे हैं आवाज? देखिए आपका जब भी आप पढ़िए, यानी कि आपका अंदर आके बैठ के भाई जगह है पढ़ना, बाहर ना बैठ के अंदर बैठे हुए, पीछे जगह है। हाँ भाई, जिनकी मजबूरी है वहीं बाहर बैठे, जब अंदर जगह है तो बैठिए, बाहर उधर बैठिए, पीछे उधर जगह है, उधर निकल जाइए या कुर्सी पर बैठिए जहाँ बैठना अपना आराम से। देखिए कैमरा हिले ना भाई, थोड़ा कैमरा बचा के तो पता लगा कि ऊपर का पंखा का वीडियो दिखाने लगे। देखिए आगे भाई आपका फिर एक बार देखिए, जब भी आईपीसी में पढ़िए एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम लिखवाएंगे भी, पहले एक समझा लिया जाए 2-2 मिनट। आईपीसी की धारा 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है। क्षति 2 प्रकार की हो सकती है, एक वैध और एक अवैध, यानी कि एक विधिपूर्ण और एक अविधिपूर्ण। विधिपूर्ण क्षति को कानून अपराध नहीं मानता और विधिपूर्ण क्षति का उल्लेख धारा 76 से लेकर 106 तक में किया गया। अगर किसी व्यक्ति का कार्य 76 से लेकर 106 तक आ जाता है तो भले उसने अपराध किया हो, लेकिन उसके कार्य को कानून अपराध नहीं मानता, क्योंकि हर एक धारा में एक ही पहले लाइन है, कोई बात अपराध नहीं है, यानी कि अपराध होते हुए भी कानून उसको अपराध से कहाँ कर देता है बात। तो मानहानि में भी यही नियम है, मानहानि अपराध है, लेकिन यदि आप
इसमें के 10 अपवाद दिए गए हैं 499 में। यदि आप अपने मामले को इन 10 में से किसी एक अपवाद में सेट कर देते हैं तो आपने किसी की मानहानि नहीं। अब यहाँ कंसेप्ट आपका बना लिया जाए पहले 44 से, तब ये अपवाद देखा जाए। 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है। फिर विरुद्ध रूप से पहुंचाई गई क्षति मानी जाएगी। और क्षति किसको की जा सकती है? शरीर को, संपत्ति को, आपका मन को और अंतिम ख्याति को। तो जो मानहानि का अपराध होता है उसमें किसको क्षतिकारित होती है? आपका शरीर की, संपत्ति की, मन की, ख्याति को, पहला क्वेश्चन ख्याति को क्षति माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और कौन सी धारा बताती है? 40 को। ये पहला चीज। अगर अभियुक्त ने मानहानि का अपराध किया है और यानी कि उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलता है तो अभियुक्त कौन बचाव ले सकता है? क्या डिफेंस ले सकता है? तो बचाव दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक, यानी कि एक सामान्य बचाव और दूसरा कौन सा? विशिष्ट। सामान्य बचाव सभी अपराधों में मान्य है, जैसे कि धारा 76 से लेकर 106 तक का बचाव सभी अपराधों में लिया जा सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक या विशिष्ट बचाव होते हैं वे केवल उस अपराध में लिए जाते हैं जिनका वह अपवाद है। तो 499 में कितना अपवाद है? 10। तो अगर अभियुक्त ने मानहानि किया है तो अभियुक्त अपना बचाव ले सकता है। अब नया मॉडल बन सकता है कि किसका बचाव लेगा? क्या 76 से 106 का लेगा कि नहीं? ये तो लेगा ही, क्योंकि ये तो जनरल एक्सेप्शन है और सभी अपराधों में। लेकिन 499 में भी कितने अपवाद दिए गए हैं? 10। उनका भी बचाव लेगा, यानी कि सामान्य अपवाद का भी बचाव लेगा। और किसका लेगा? विशिष्ट। दोनों का। तो विशिष्ट अपवाद का एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि आपका 300 देखिए, धारा 300 सही रहेगा, ये पढ़ाया नहीं गया है। मर्डर को परिभाषित किया गया है और 5 एक्सेप्शन है, 5 अपवाद है। तो ये जो 5 अपवाद हैं ये सामान्य अपवाद है कि विशिष्ट है? ये पूछा जाता है। विशिष्ट है, क्योंकि सामान्य कहाँ से कहाँ तक? 76 से लेकर 106। तो हत्या के अपराध में 76 से लेकर 106 का भी बचाव लिया जाएगा। और चूंकि 300 में 5 विशिष्ट अपवाद दिए गए हैं तो अभियुक्त इनका भी बचाव ले सकता है। अब ये है कि विशिष्ट जो बचाव होते हैं या तो पूरी तरह बचाव दे देंगे जैसे IPC 499, या ये भी संभव है कि अपराध के श्रेणी को कम कर दे, जैसे कि अगर 300 में 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, अगर अभियुक्त किसी अपवाद में 300 के अपना मामला सेट कर देता है तो वह हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा IPC की धारा 304 के तहत। ये उसका नियम है। और UP APO में पूछा भी गया था कि आपराधिक मानव वध कहाँ दिया गया है, तो 299 में भी और 300 के 5 अपवादों। और ये सही माना UP APO ने, कई लोग 299, क्योंकि अगर 300 के 5 अपवादों में मामला आ जाए तो भी क्या माना जाता है? हत्या की कोर्ट में न आने वाला क्या? आपराधिक। ये पूछा जा चुका है भाई, आगे बढ़ा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मानहानि के अपराध में 2 अपवाद का हम बचाव ले सकते हैं, एक जनरल एक्सेप्शन और दूसरा स्पेसिफिक एक्सेप्शन। ये याद रखिए। कितने अपवाद हैं? 10। आपका 499 में कितने अपवाद है? रट कर जाइएगा, 10 संख्या पूछी जाती है। अब आइए अपकृत्य में देखा जाए, उसके बाद IPC शुरू किया जाएगा।
अब देखिए बिहार का ही क्वेश्चन है, डिफमिनेशन या मानहानि एक ऐसा कृत्य है या एक ऐसा फॉल्ट है, एक ऐसी गलती है जो सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी। तो आखिर सिविल रॉन्ग भी है, क्रिमिनल रॉन्ग भी है, तो ऐसी दशा में कौन सा मुकदमा किया जाएगा, ये बिहार बना चुका है। तो सामान्य का कोटेशन याद रखिए, ये यूपी बनाया है क्वेश्चन कि जब एक ही कार्य सिविल में भी आए, क्रिमिनल में भी आए, तो ऐसी दशा में कौन सी कार्रवाई की जाएगी, ये बिहार जे का भी मॉडल है और यूपी में आपका जूरिस्प्रूडेंस में भी पूछा गया है। तो सामान्य बताते हैं और सामान्य भी नियम है कि ऐसी दशा में दोनों कार्यवाही समवर्ती चल सकती है, यानी कि दोनों कार्यवाही साथ साथ चल सकती है। सिविल न्यायालय में जाकर मानहानि के लिए मुआवजा वसूलिए और क्रिमिनल न्यायालय में जाइए तो आपका अभियुक्त को क्या करवाइए, सजा। तो एक चलेगी कि दोनों साथ साथ चल सकती है, याद रखिए, एक नहीं, दोनों साथ साथ क्या हो सकती हैं। एक और सतर्क रहना, अगर सिविल न्यायालय से वादी जीत गया तो क्या वह निर्णय क्रिमिनल कोर्ट में रेलेवेंट होगा, अभियुक्त के खिलाफ नहीं। याद रखिए, क्रिमिनल कोर्ट में जीत गया तो सिविल में नहीं होगा, ये आगे एविडेंस में पढ़ाया जाएगा, अभी भाई उतना नहीं अंदर जा सकता। अब आइए अपकृत्य में जो दो शब्द याद रखिएगा। अपकृत्य में भारत में चाहे आपका अपमान वचन हो या अपमान लेख हो, यानी कि आपका कर सकते हैं अपमान वचन को बिहार पूछा जाता है, क्या कहा जाता है, सरेंडर, और अपमान लेख को लाइबिल। ये बिहार कई बार बना सकता है।